हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 के लिए जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसमें आज हम कवर करेंगे पार्ट बी के यूनिट 3 को। टॉपिक है आपका शैक्षणिक प्रशासन। इसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं, ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 का डिस्कशन हो चुका है, इसके लिंक प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल्स में शेयर कर दिए जाएंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी। तो ये जो क्लास हो रही है इसका जो पीडीएफ है वो आपको राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी। हालांकि जो पुराने यूनिट 1 यूनिट 2 है इनका भी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया चुका है, उसको भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आने वाले कल में पार्ट ए का जो क्वेश्चन है उसको भी कवर किया जाएगा। मोस्ट ऑफली पार्ट ए का यूनिट 1 जो है उस पे जो एमपीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल एग्जाम्स जो हैं वहां के क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे, जो आपके फाइनल जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी बेनिफिट देगा, है ना। तो अभी हम यूनिट 3 को डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है। यूनिट 3 के जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। इसमें बाकी जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो चीजें ऑर्डिनेंस वगैरह आए, इसमें एक चीज आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब आप यूनिवर्सिटी एक्ट पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट जो सेक्शंस पढ़ रहे होंगे, उसको पढ़ने के दौरान ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। तो यूनिट 3 और यूनिट 5 के जो टॉपिक हैं लगभग आपको सेम मिलेंगे। इकलौता टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, बस ये आपको एक अलग टॉपिक है। बाकी सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉमन मिलेगी। मतलब यूनिट 3 और यूनिट 5 में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज आपको मिलेंगी। तो आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के। देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं। जो नए संभावित प्रश्न हैं वो तो लाए गए हैं, साथ में जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर कंपाइल किया गया है। प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी साथ में कोट करते चलूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी इज रीनेम्ड एज राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में किसका नामकरण कर दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी आपके छिंदवाड़ा की है उसका नाम कर दिया गया है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नए अमेंडमेंट्स में इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिकमेंडेशन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कुलपति डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए हमारे जो कुलपति का जो अपॉइंटमेंट है उनकी बात करता है सेक्शन नंबर 13। हमारा जो मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट है उसका सेक्शन 13 कुलपति के अपॉइंटमेंट की बात करता है। इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुलपति का जो अपॉइंटमेंट है वो कुलाधिपति के द्वारा किया जाता है। कुलाधिपति मतलब राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो रिकमेंडेशंस होती हैं, रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन की कमेटी होती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट कुलाधिपति के द्वारा किया जाता है। अब उसमें कौन कौन होते हैं? एक तो यहां पे लिखा है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये बेसिकली यहां पर होते हैं। 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय यूजीसी चेयरमैन, ये होते हैं। तीसरा है 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय कुलाधिपति, मतलब ये खुद में ही एक मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और ये 3 मेंबर बॉडी जो है जिसको भी कहती है कि इनको कुलपति बनाना चाहिए, उन्हीं को बेसिकली कुलपति बनाया जाता है। मतलब ये एक रिकमेंडेशन कमेटी के रूप में काम करती है। चौथे का यहां कोई मतलब नहीं है, मतलब चौथा ऑप्शन यहां पे सही हो गया। चौथा कोई मतलब नहीं है। बाकी 3 मेंबर ये आपको याद रखना है, एग्जाम पूछा सकता है। कुलाधिपति जो है कुलपति का अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन की जो कमेटी होती है वो ये होती है। लेकिन एक और चीज आप समझेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा भी है, लेट मी शो दिस वन। पहले कुलपति का जो अपॉइंटमेंट है वो कुलाधिपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन वहां पर रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन जो बाद के जो कुलपति होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कुलाधिपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन की एक कमेटी होती है जिनके द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां पे याद रखें। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। हाँ, यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की बात करें, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश गैजेट, कब पब्लिश किया गया? तो यहाँ पे आपके सामने डेट लिखी है। ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था पहले एग्जाम में, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये है डेट 23 अप्रैल 1973 को पब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन पीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोविजन ऑफ विथड्रॉल ऑफ ऑनरेरी डिग्री एंड अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शन इज मेंशन्ड इन। मानद उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशेषताओं को वापस लेने का प्रावधान किसमें उल्लेख है? ये क्वेश्चन पीएससी द्वारा पूछा चुका है और यह है स्टैट्यूट्स में, जो हमारे परिनियम थे उसमें प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसको आप लोग याद रखिए, प्रोविजन ऑफ विथड्रॉल ऑफ ऑनरेरी डिग्री और बाकी जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्ट। इनमें से कौन सा कोर्ट का पार्ट नहीं है? अब देखो कोर्ट बहुत बड़ी होती है। कोर्ट मतलब हम बात कर रहे हैं सभा की, है ना। कोर्ट मतलब सभा।
याद रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कोर्ट का जो अध्यक्षता करने का जो काम करते हैं वो कुलाधिपति करते हैं, मतलब राज्य के जो राज्यपाल है उनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि मान लीजिए कुलाधिपति साहब प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में कुलपति के द्वारा कोर्ट की अध्यक्षता की जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ यहाँ पूछा गया कौन सा इसमें ऑफिशियल कोर्ट का पार्ट नहीं है, और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फाइनेंस ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंस ऑफिसर है वो कोर्ट का पार्ट नहीं होते, बाकी कुलाधिपति हैं, मेयर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कमिश्नर हायर एजुकेशन, ये सारे के सारे यहाँ पर इसके पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुलपति ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कैन बी रिमूव्ड बाय, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति को किसके द्वारा हटाया सकता है? अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे ऐसे देखा जाए कि जो अपॉइंट करेगा वही हटाएगा। तो यहाँ पर हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर जगह मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए एमपीपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिमूव करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में होता है ना। तो यहाँ पर हर जगह ऐसा नहीं होता कि जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव करेगा, है ना। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ यहाँ पर कुलपति की बात करें, जो राज्य की यूनिवर्सिटीज है उनके कुलपति का रिमूवल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मतलब जिन्हें कुलाधिपति हम बोलते हैं। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को किस द्वारा हटाया सकता है? राज्यपाल के द्वारा हटाया सकता है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर याद रखें। कुछ और चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई है। पहली बात, कुलपति की जो सैलरी है सर्विस कंडीशन सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है? 4 साल होता है। और याद रहे 2 बार ही मैक्सिमम आप कुलपति बनाया सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, उससे ज्यादा टाइम के लिए आप वहां के कुलपति नहीं बना सकता। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कुलपति की बात करें इनको हटाने का काम कुलाधिपति करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज और भी है, यदि कुलपति की पोजीशन वैकेंट होती है तो उस दौरान पहला जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे ऊपर रेक्टर का नाम आएगा, मतलब जिन्हें बोलते हैं कुलाधि सचिव, उसके बाद डीन का नाम आएगा, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं उनको भी यहाँ पर नॉमिनेट किया सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखें, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी परिषद होती है उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करते हैं? तो ये कौन है? ये है कुलपति। कुलपति यहाँ पर एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, मतलब पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। पदेन अध्यक्ष क्या होता है? मतलब वो पोस्ट आपके पास ऑलरेडी है लेकिन साथ में वो भी पोस्ट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए यदि हम बात करें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें, तो पीएम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? नीति आयोग के। मतलब जो पीएम बनेगा वो नीति आयोग का पदेन सभापति बन जाएगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। जैसे यदि बात करो उपराष्ट्रपति की बात करो, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये याद रखिए, जो एक पोस्ट आपको मिलती है दूसरी पोस्ट बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। तो कुलपति एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट किसे काम करते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और याद रखना साथ में जो एकेडमिक काउंसिल होती है उसके भी एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के रूप में कुलपति काम करते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। ठीक है, मीटिंग ऑफ द कोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा चुका है। सभा की बैठक पूछा गया है, शैल मीट एटलीस्ट वंस इन 2 कैलेंडर ईयर्स। अब देखो यहाँ पे सीधे आंसर में डिस्कस कर लेता हूँ। साल में कम से कम एक बार होना जरूरी है। ये प्रॉपर तरीके से हमारे प्रोविजन में लिखा हुआ है कि जो कोर्ट की मीटिंग है, मतलब सभा की जो बैठक है, सभा याद रहे सभा की जो अध्यक्षता करने का जो काम करते हैं कौन? कुलाधिपति करते हैं, मतलब राज्यपाल करते हैं। बट इनकेस राज्यपाल प्रेजेंट नहीं तो उस कंडीशन में कुलपति को अध्यक्षता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोर्ट की जो मीटिंग है वो साल में कम से कम एक बार होना आवश्यक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, इन्हें शॉर्ट में आपको डीएसडब्ल्यू मिलेगा। एमपीपीएससी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं जहां पे डीएसडब्ल्यू का जिक्र किया है, तो जहां पे डीएसडब्ल्यू मिले वहां पर कंफ्यूज मत करेगा। इसका नाम है डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें, इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, उनको लगता है कुलपति के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। तो याद रखिएगा, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर का जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है कार्यकारी परिषद के द्वारा, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किया जाता है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कुलपति होता है ना। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज एम्पावर्ड टू क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्टीरियल एंड अदर पोस्ट बट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ। कार्यकारिणी परिषद की प्रशासनिक, लिपिक, वर्गीय और अन्य पद सृजित करने का अधिकार है, लेकिन इसकी पूर्व स्वीकृति से, मतलब किसकी स्वीकृत होना यहाँ पर जरूरी है। क्वेश्चन पीएससी पूछा चुका है और यह है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शंस होना जरूरी है, राज्य सरकार का मतलब पूर्व स्वीकृत होना जरूरी है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, है ना।
अगला क्वेश्चन है रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड बाय, रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किस द्वारा किया जाता है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुल सचिव की बात कर रहे हैं हम लोग, और रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा चुका है, रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन आपके सामने करंट ऑप्शन चूज करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, और पहला ऑप्शन है द रेक्टर इज सैलरीड ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, रेक्टर मतलब जो कुलाधिपति सचिव होते हैं ये सैलरीड ऑफिसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, हालांकि ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया इनके लिए, लेकिन ये आप लोग याद रखें ये बिल्कुल सैलरीड ऑफिसर होते हैं जैसे बाकी ऑफिसर्स होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूनिवर्सिटी शैल नॉट प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू करेस्पॉन्डेंस सेव विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द अबव स्टेटमेंट इज, मतलब कहने का मतलब राज्य सरकार के जो पूर्व स्वीकृत के बिना विश्वविद्यालय पत्राचार के माध्यम से, मतलब पत्राचार मतलब करेस्पॉन्डेंस वाला जो कोर्स है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है सिर्फ। तो बेसिकली कथन बिल्कुल सत्य है। स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रायर रिकमेंडेशन आपकी होती है, सैंक्शंस होते हैं, तो उस कंडीशन पे यूनिवर्सिटी पत्राचार के जो कोर्सेज हैं उसको स्टार्ट कर सकती है, दैट्स ट्रू। अगला क्वेश्चन है एकेडमिक काउंसिल शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, व्हिच वन इज रॉन्ग आंसर। अब देखो एकेडमिक काउंसिल में दिखाया तो इनमें से सारे मेंबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा इसका मेंबर नहीं होता है। अब ऑप्शन देखते हैं, कमिश्नर हायर एजुकेशन और ही इज नॉमिनी, ये होते हैं, बिल्कुल सही बात है, हायर एजुकेशन के जो कमिश्नर हैं वो होते हैं। 5 प्रिंसिपल्स नॉमिनेटेड बाय कुलपति, ये भी होते हैं बेसिकली। 5 प्रोफेसर नॉमिनेटेड बाय कुलाधिपति, तो बेसिकली ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। 5 प्रोफेसर नॉन बाय कुलाधिपति, ये ऑप्शन यहाँ पर डिलीट करेंगे आप, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, बाकी रेक्टर जो होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स नॉन बाय कुलाधिपति कुलपति, देखो यहाँ पर प्रोफेसर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर चेक में जाती है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। कई जगह 3 होता है, कई जगह 2 होता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो थोड़ा सा आपको डीप में देखना पड़ेगा। तो एकेडमिक काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर तीसरी ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन ही पीएससी के द्वारा पूछा गया था, पीएससी के द्वारा जो सही आंसर दिया गया उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। रेक्टर की बात करें, रेक्टर इज अपॉइंट बाय, रेक्टर को कौन अपॉइंट करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा किया आता है, मतलब कार्यकारी परिषद द्वारा किया आता है। और याद रहे रेक्टर के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो सेक्शन नंबर 15B में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 15B में लिखा है, ये भी आप लोग याद रखें। रेक्टर का जो पोजीशन है वो 1981 में क्रिएट किया गया था। पहले कुलाधिपति सचिव का जो प्रोविजन है वो हमारे जो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी एक्ट है वहां पर आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखें रेक्टर मतलब कुलाधिपति सचिव की बात कर रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट, इनका नियुक्ति कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाता है, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ना। ये किस में, सेक्शन 15B में है। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, रिकमेंडेशन यहाँ पे किसकी होती है, कुलपति की होती है। ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखें, कुलपति की से अपॉइंटमेंट किया आता है, और 1983 में स्टार्ट किया गया था। और साथ में इलेक्शन कमीशन, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनके रिकमेंडेशन को मानने से मना कर देता है तो उस कंडीशन में मैटर को रेफर किया जाता है किसको, कुलाधिपति को, और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। यदि कुलपति की रिकमेंडेशन को कार्यकारी परिषद ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उस कंडीशन में इस चीज को आप समझेंगे, मैटर को कुलाधिपति को रेफर किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर कुलपति का पावर यहां पे काफी ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका हिस्सा नहीं है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका सही आंसर है आपका, देखिए रेक्टर भी होता है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट, सेक्रेटरी अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी होते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के नहीं होते। अब देखो यहाँ पर याद रखना, जो पुराना वाला जो एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुए वहां पे गलती हो जाएगी आपसे। देखिए यहाँ पर सारे के सारे अमेंडमेंट्स 1991 में हुए, 94 में हुए, 83 में, 2003 में हुए, सारे के सारे कंबाइन किए गए हैं, तब जाके इस एक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे रेक्टर की बात करें, पहले नहीं हुआ करता था, बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ मध्य हायर एजुकेशन, ये पहले नहीं होता था लेकिन बाद में ऐड किया गया। 6% नॉमिनेटेड बाय कुलाधिपति, ये पहले नहीं होता था लेकिन बाद में उसको ऐड किया गया। तो ये बहुत सारी चीजें बाद में ऐड की गई, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये रहा कार्यकारी परिषद के बारे में। कार्यकारी परिषद में देखा जाए तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे लिखा है कि कार्यकारी परिषद में जो मेंबर नॉमिनेट किए आते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। यदि कोई एक्स ऑफिशियल मेंबर है तो वहां पे तो उसका कार्यकाल तो जब तक वो उस पोस्ट में रहेगा, जो उसकी मेन पोस्ट है वहां पे रहेगा, तो यहाँ रहेगा। लेकिन जो नॉमिनेट किए गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए 2 प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, इनको नॉमिनेट किया जाता है कुलाधिपति द्वारा, तो ऐसे जो लोग नॉमिनेट किए आते हैं उनका कार्यकाल कितने साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ये है सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट। बाकी जो सेक्रेटरीज हैं एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के और फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये या तो खुद आए या तो इनके नॉमिनी आ सकते हैं, लेकिन होम डिपार्टमेंट का यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने एक चीज और भी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी है यहाँ पे, लेट मी शो दिस वन। 7 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शैल फॉर्म ए कोरम। जो कोरम होता है, गणपूर्ति होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पे बदलाव किया गया, पहले इतना नहीं होता था, लेकिन बाद में 1991 में से बदलाव किया गया। और यहाँ पे याद रखिए, प्रोवाइडेड दैट नो कोरम शैल बी नेसेसरी फॉर एडजॉर्न मीटिंग, है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। फाइनेंस कमेटी एंड इट्स फंक्शन आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट। मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट के कौन सेक्शन में फाइनेंस कमेटी और उसके फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है? वित्त समिति की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 24A। इसको आप लोग याद रखेंगे। वित्त समिति काफी इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको ऐड किया गया है, 1991 में ऐड किया गया था। इसको आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखेंगे। तो फाइनेंस कमेटी और उसके फंक्शंस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। इवनली यही बताया गया है कि कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। फाइनेंस कमेटी कौन कौन हो सकता है? इसमें कुलपति होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, कमिश्नर होते हैं हायर एजुकेशन के, सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य हायर एजुकेशन के, इसके अलावा सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं? एज ए मेंबर होते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई है। 3 मेंबर ऑफ सेल्फ फॉर्म द कोरम। इसमें जो 3 मेंबर हैं वो कोरम बनाएंगे, है ना। तो गणपूर्ति कितने लोगों की होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द एकेडमिक प्लानिंग एंड एवेल्युएशन बोर्ड विल बी। जो हमारे एकेडमिक प्लानिंग और एवेल्युएशन बोर्ड है, शैक्षणिक योजना और मूल्यांकन बोर्ड, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसे कि यूजुअली हमने देखा है एकेडमिक काउंसिल के पदेन अध्यक्ष ये होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वैसे ही एकेडमिक प्लानिंग एवेल्युएशन बोर्ड के भी अध्यक्ष होते हैं कौन? कुलपति। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। उस समय कितने बनाए गए? तो यहां पर देखा तो कितने थे? 7। तो याद रखिए 7 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बजट ग्रांट। क्या जो कार्यकारी परिषद है वो बजट अनुदान की राशि को कम कर सकती है? तो देखा तो बिल्कुल सही बात है, हाँ कर सकती है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी की सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट बॉडी होती है और इनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। तो यस, इनके पास ये शक्ति होती है कि ये बजट अनुदान की राशि को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टैट्यूट कैरीज प्रोविजन फॉर कर्बिंग द प्रैक्टिस ऑफ रैगिंग इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो कौन सा स्टैट्यूट इसको हटाने की बात करता है? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों और जो महाविद्यालय हैं, इसमें रैगिंग की प्रथा को कम रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? कौन से स्टैट्यूट में प्रावधान रखा गया है? तो ये आपका स्टैट्यूट नंबर 40। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस क्वेश्चन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। बिकॉज रैगिंग के जो मामले हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विच स्टैट्यूट कैरीज द प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑटोनॉमस कॉलेज जो हमारे होते हैं उनके लिए कौन से प्रोविजन जो है कौन से स्टैट्यूट में लिखे हैं? तो ये आपका बेसिकली दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। 3 ऑप्शन में बेसिकली कोई मैच नहीं करता यहाँ पर, तो दिखा तो इसके चलते नन ऑफ दीज बेसिकली यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। तो बेसिकली कौन सही है? बेसिकली स्टैट्यूट नंबर जो 36 है ये बात करता है ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में, है ना। तो ये आप लोग थोड़ी याद रखेंगे। स्टैट्यूट नंबर 36 टॉक्स अबाउट द ऑटोनॉमस कॉलेजेस। थोड़ी सी आप इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, Which ordinance mentions about the appointment of contract teachers in self financing scheme? जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा ऑर्डिनेंस डिस्कस करता है? ये है ऑर्डिनेंस नंबर 4C। ऑर्डिनेंस 4C इसके बारे में डिस्कस करता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट अमंगस्ट द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अब देखो यूनिवर्सिटीज़ में, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, हल्का से गेस करोगे तो इस तरह बन जाएगा। बिकॉज क्लियर डिमार्केशन तो इस तरह से नहीं होता। बिकॉज कई बार कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो उसमें गेस करना मुश्किल होता है। बिकॉज और याद रखना ही बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यदि यहाँ पे गेस करोगे तो बन जाएगा। जैसे शिवपुरी बगल में ही है, गुना भी बगल में है, विदिशा दूर है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे टिक कर जाता है। दातिया भी यहीं पास में है, तो इसका सही आंसर क्या है? विदिशा, है ना। तो ये बेसिकली इसके अंडर में नहीं आता, जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर में, है ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल फॉल अंडर द जुडिशन ऑफ राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। याद रहे जो राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी है ये पूरे स्टेट को कवर करता है। तो बेसिकली देखा तो यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है। मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में हो आप तो राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कम्स अंडर द परव्यू ऑफ राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो जब उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पीएससी में पूछा चुका है, लेकिन उस समय जो पूछा गया तो उस समय अलग थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? मिस्टर मोहन यादव हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो एज ऑफ नो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच सिटी राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये आपके ग्वालियर में है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कौन से सिटी में है? और ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा भी था, तो ये कौन सा सिटी में है? ये है जबलपुर में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र। अगला है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन मध्य प्रदेश और गवर्न बाई फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये दिखा, तो इसमें आपको बताना है एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है ना, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इन मध्य प्रदेश और गवर्न बाई फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा जरूर। और इसका सही आंसर है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और देवीहल यूनिवर्सिटी। ये दोनों का पेयर जो है पूरे मध्य प्रदेश में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को गवर्न करता है, तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू, चैप्टर 5 किससे संबंधित है? तो दिखा, तो ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है फाइनेंसेस, फाइनेंस से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, चैप्टर 5। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द प्रेसिडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में कौन है? और ये कौन है? ये हैं बेसिकली कुलाधिपति। कुलाधिपति होते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष। तो ये आप लोग याद रखें, कई बार ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं, आदमी कुलपति टिक कर देता है, लेकिन बेसिकली इसका सही आंसर है कुलाधिपति। कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में कुलाधिपति होते हैं। एवली सभा की बात करें, जो कोर्ट होती है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? कुलाधिपति होते हैं। बट इन केस वो प्रेसिडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में कुलपति भी अध्यक्षता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चैप्टर 9, चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 9 ऑफ मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की बात करें, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट से। टीचिंग पोस्ट के अपॉइंटमेंट की बात करता है, शिक्षक जो शिक्षक पद होते हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है चैप्टर 9। फाइनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज कंट्रोल बाई, यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंस है, वित्त है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये कंट्रोल करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया आता है यूनिवर्सिटी का जो वित्त जुड़े हुए मामले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ स्टडीज इस फॉर्म फॉर, बोर्ड ऑफ स्टडीज किस लिए बनाई जाती है? देखिए BOS के नाम से जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जो भी पाठ्यक्रम निर्माण है, उसके फॉर्मेशन के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये है बोर्ड ऑफ स्टडीज, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की बात करें तो यहाँ पर जो मेयर हैं या प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जहाँ पर हेडक्वार्टर है, जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो मेयर हैं ये किसके मेंबर होते हैं? अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कोर्ट के मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होते हैं, फाइनेंस कमेटी के होते हैं, एकेडमिक काउंसिल। याद रखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक काउंसिल का इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट के मेंबर के रूप में जो वहाँ के महापौर हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। कोर्ट बहुत ही बड़ा होता है, बहुत डाइवर्स होता है, और कोर्ट के बारे में जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सभा इसे बोलते हैं, वैसे हिंदी में कोर्ट नहीं बोलते बल्कि हिंदी में सभा बोलते हैं। और सभा के जो अध्यक्ष कौन होते हैं? वो कुलाधिपति उसकी अध्यक्षता करते हैं। बट इन केस कुलाधिपति साहब नहीं है तो उस कंडीशन में कुलपति अध्यक्षता कर सकते हैं, है ना। तो कोर्ट है, कोर्ट के मेंबर होते हैं कौन? मेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी। जो सिलेक्शन कमेटी होती है टीचिंग पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं कुलपति। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखें, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। DSW क्या होता है? DSW होता है डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की बात करें, सेक्शन 17(1) अपॉइंट, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 17(1) किसे नियुक्त करती है? तो ये किसे नियुक्त करती है? ये नियुक्त करती है DSW, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात की जाती है इसमें 17(1) में। तो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की अपॉइंटमेंट की बात इसमें की गई है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, है ना। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? कुलपति करते हैं। एक्सपेंडिचर बजट फॉर द ईयर फिक्स फॉर द यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड बाई, विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित वर्ष का व्यय बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो है, बड़े डिसीजन जो हैं वो कार्यकारी परिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, कोरम फॉर द कोर्ट शैल बी ऑफ, कोर्ट का जो कोरम है कितना होता है? तो ये कितना होता है? 25 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट जो हमारी सभा होती है उसके कोरम कितना होता है? गणपूर्ति होती है 25, मतलब 25 से कम मेंबर यदि प्रेजेंट हैं तो जो भी उस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको आई मीन स्थगित कर दिया जाए, और जब कोरम प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में ही यहाँ पर सभा को कन्वेन किया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन जो है इसकी स्थापना वर्ष क्या है? ये है आपका 1957 में हुआ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव। तो ये रहा डिस्कशन।
तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करेंगे। और जो अगली यूनिट है अभी हम लोग कवर करेंगे यूनिट 6 को, है ना। यूनिट 6 जो है थोड़ा अलग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला जो हमारा डिस्कशन होगा यूनिट 6 पे होगा। इसके अलावा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और भी दे दें, यूनिट 1 और यूनिट 2 का डिस्कशन आदि हो चुका है। यूनिट 1 की बात करें, ये जो मैच करता है आपका यूनिट 4 से मैच करता है। यूनिट 4 और यूनिट 1 के टॉपिक लगभग मैच करते हैं। यूनिट 3 की बात करें, इसका हो चुका है आज, तो यूनिट 3 और यूनिट 5 मैच करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको 4 और 5 को स्किप कर दिया फिलहाल के लिए, बिकॉज चूंकि कॉमन टॉपिक है यूनिट 1 और यूनिट 3 से। लेकिन अब डिस्कस करेंगे यूनिट 6 को, बिकॉज एक नया टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अगला जो डिस्कशन है हमारा, जो कल किया जाएगा यूनिट 6 पे किया जाएगा, और साथ में पार्ट ए का जो डिस्कशन है, पार्ट ए के लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कंपाइल किया हुआ है, जो भी हाल ही पूछे गए 1-2 साल में। तो उसमें तकरीबन 100 से अधिक क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के लिए। तो उसको जरूर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। जो नए फ्रेंड्स हैं, रामसोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसका PDF शेयर किया जाएगा, और साथ में जो क्लासेस की हो चुकी हैं उसका लिंक आपको डिटेल्स में शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। तो बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।